फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गुड आफ्टरनून, जय हिंद एवरीवन। आज बेसिकली एसएस आज का जो हमारा ये होगा लाइन ऑफ थॉट होगा सेशन का। तो आज बेसिकली या एसएस में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चनर लेंगे जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक टास्क होगा आपको करना है, जैसा हमने कल किया था सिलेबस को लेकर, राइट। आज वही करेंगे। फिर बेसिकली एसएस के बेसिकली मैं आपको मीनिंग या कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। एसएस का बेसिकली मैं क्वेश्चनर के साथ आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा। फिर हम लोग एसएस के स्ट्रक्चर लाइनअप को देखेंगे। एसएस में मार्किंग सिस्टम की बात करूंगे, इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज, इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज, ये भी आपको मालूम होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्राइटेरियाज में आपको समझ में आएगा बेसिकली, है ना। सॉर्ट हम लोग करेंगे। देन एसएस के असेसमेंट पैरामीटर्स वो भी डिस्कस करेंगे। असेसमेंट पैरामीटर्स, एक असेसमेंट पैरामीटर्स हो गया। उसके बाद जरा सम मार्किंग पैरामीटर्स। तो मोरलेस आज और कल का सेशन यहाँ यहीं पे रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स ओवरलैप भी हो गए, लेकिन आज से ही हम लोग एसएस को लिखना स्टार्ट भी करेंगे। राइट अप भी आज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑन अ पॉजिटिव नोट, हो गया सबका ये लिख के? क्वेश्चन नंबर 1, मुझे एक बात बताइए, ऐसे का सिग्निफिकेंस क्या है? एसएस क्यों रखा है? डोंट आंसर मी डायरेक्टली, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। सॉरी, यहाँ पे हम लोग देन हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग के टेक्निक्स करेंगे। अराउंड 4 टेक्निक्स आते हैं, ठीक है। देन स्ट्रक्चर, तो ठीक है, स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर लाइन देखा है ना हमने। यहाँ पे स्ट्रक्चर का शेप कैसे होगा। इंट्रो जो होता है, 2 इंट्रोस लिखेंगे। फनल शेप है, जो मेन बॉडी लिखेंगे पिलर शेप है। वापस जो कंक्लूजन लिखेंगे ट्रायंगल शेप है। मतलब जब ऐसे लिखता है ऐसे होता है। फर्स्ट इंट्रो ज़्यादा वर्ड्स, हुक लाइन कम वर्ड्स, 8 से 10 पैराग्राफ, मेन बॉडी। देन जो ग्लाइडर बोलते हैं हम लोग, ग्लाइडर जिसको यहाँ पे पेनल्टीमेट कंक्लूजन्स, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। तो ये शेप की भी बात करेंगे। तो आज और कल काफ़ी हेवी जाएगा। सो लेट्स बिगिन देन। सिग्निफिकेंस बोलो, चलो साइन। सब बैक बेंचेस बात करेंगे। हाँ, चलो हो गया सब। सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स बिगिन देन। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ एसएस इन योर मेंस पेपर्स क्या है? जस्ट इमेजिन, कंसिडर योर सेल्फ एज दैट बॉडी जो यूपीसी मेंस कैसे होना चाहिए। टेक योर सेल्फ टू 1935, एक बॉडी फ्रेम हुआ है
और उन्होंने सोचा एक फेडरल पब्लिक सर्विस एग्जाम्स हम लोग कंडक्ट करेंगे एट द फेडरल लेवल, और यहाँ पे हमें एग्जाम लेना है, एग्जाम का स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। ये तो स्वाभाविक चीज़ होगी कि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा, अब मेंस में आप लोग बैठे हो, यू आर दी बॉडी। अब यहाँ पे चर्चा चालू है कि बेसिकली हम लोग किस लाइन ऑफ थॉट में ये मेंस को कंडक्ट करेंगे, कितने पेपर्स रखेंगे। पहले तो हमने क्लियर कर दिया है कि बेसिकली सब्जेक्टिव रखना है, राइट। तो बेसिकली अभी सब्जेक्टिव रखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, अब सब्जेक्टिव रखना है मतलब कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, या प्रीलिम से ज़्यादा हो गए, प्रीलिम से कम हो गए। पॉइंट नंबर 3, अगर सब्जेक्ट हमें बढ़ाना है तो वर्ड लिमिटेशंस क्या होगा, ठीक है, वो आगे की बात छोड़ो। अब आ जाइए यहाँ पे सब्जेक्ट्स कौन से रखने हैं, तो उस पर बात करेंगे, बिकॉज एस इज ऑल्सो वन ऑफ योर पेपर, वन ऑफ योर सब्जेक्ट ओनली। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप लोगों ने कलेक्टिव कॉल लिया है, लेट्स हैव 2 ग्रुप्स नाउ, ये जो ग्रुप है, आई रिपीट, ये जो 2 ग्रुप है, ये कहने वाला कि ऐसे पेपर नहीं रखना चाहिए, am I क्लियर। ये 2 ग्रुप्स है जो कह रहे हैं कि ऐसे पेपर रखना चाहिए। गिव ऑल ऑफ यू 1 मिनट देता हूं मैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। आप प्रो में बात कीजिए, आप कॉन्स में बात कीजिए, मतलब क्यों नहीं रखना चाहिए। नहीं पेपर है, आप सोचो कि क्यों नहीं रखना चाहिए। अगर आप इमेजिन करो, कल आपको फोन है कि अंजुम जी बताइए क्या अमेंडमेंट करना है, तो आप बोलोगे सर ऐसे निकाल दो, वैसे भी क्लास में नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लिखने आ रहा है। सोचो, चलो साहिल, आज सगळ्या सेशन तुम्ही उत्तर देना रहे, आज आराध्य उत्तर देना रहे, आज हमारे कलीग आए हैं बहुत कन्नड़ा से, वो उत्तर देंगे आज। चलो अंजुम आंसर देगी आज, चलिए। ट्राई करो, ट्राई, यू हैव टू स्पीक, आई एम वेरी मच क्लियर। एसेस कैन नॉट बी रिटन इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, दिस इज फॉर श्योर। अगर आप बोल नहीं पाओगे, आप लिख नहीं पाओगे। सर मैं लिखूंगा वगैरह तो छोड़ दो, फिर वो मैं 5 साल के बाद मिलो फिर मुझे। नहीं रुको जरा, उनको वो सोच रहे क्यों रखना चाहिए। तो साहिल क्यों नहीं रखना चाहिए, बस एक काम करो, चलो उमेश ठेवैसा ऐसे पेपर, वाई यू थिंक क्या ऐसे रखना चाहिए। आई वांट पॉइंटर्स फ्रॉम योर साइड। एकच पॉइंट, फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक है। समृद्धि, I will conclude my answer after my second question. What is the schedule of the mains preparation, mains examination? Schedule क्या है, सबसे पहले क्या देखा जाता है, और डे 1 में कौन से पेपर्स हो गए आपके, डे 1 पे क्यों, हाउ मच कमांड सबसे पहले आपके पास है, एटलीस्ट एक मीडियम लेवल की प्रोफिशिएंसी ऑन योर लैंग्वेज पेपर, राइट। जस्ट इमेजिन करो कि बेसिकली आप लोग इंटरव्यू पैनल मेंबर्स हो, सही है। अब आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो सामने, उस बंदे की कम से कम 2-3 साल की तो मेहनत होगी। कभी कभी कुछ ज़्यादा वाले भी होते हैं, कभी कभी ट्रेंड वाले भी होते हैं, है ना सर, ट्रेंड पसंद है तो हम लोग ट्रेंड के साथ इंटरव्यूज देंगे। ऑन एन एवरेज है कंसिडर क्या मिनिमम ऑफ 3 इयर्स, 2 साल की पढ़ाई और 1 साल तो इंटरव्यू जाने का, 1 साल जो एकेडमिक तो जाता है 1 साल। आप इस पूरे जर्नी की वो इंटरव्यू कितने कितने मिनट्स में लेते हैं, वो 20-25 मिनट्स, राइट। तो ये क्यों करता है ऐसा, ऐसा क्यों नहीं कि बेसिकली 3 साल की इंटरव्यू, 3 साल का बेसिकली आपका प्रिपरेशन है मिनिमम, कम से कम आपको 2 दिन बुलाना चाहिए। सीरियस में करते हैं ना, देन 4-5 दिन होता है उनका, उसमें स्क्रीनिंग होगा, ये होगा। सिविल्स में ऐसे क्यों करते हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन होगा टेक्निकली, कहा ना कहा। मैं इमेजिन करो अगर ये मेरा 4th और 5th अटेम्प्ट है, अगर मेरा 5वां अटेम्प्ट है, तो कम से कम 5 साल तो गए मेरे यहाँ पे। दरवाजा बंद करून टाका, कोणालाच पाठवू नका आता, पॅक किसको मत भेजो अभी अंदर, कोणी असो बाहर जाओ मतलब, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ना यहाँ पे फिर अभी, कि 4-5 साल की तैयारी, अगर मेरा 5th इंटरव्यू है फॉर दैट मोमेंट, तो 5 इंटरव्यूज, उसके पहले के 2-3 साल हो गए मेरे। तो इसका मतलब अगर 8 साल की मेरी मेहनत का इंटरव्यू अगर वो आधे घंटे में ले रहे, क्यों ले रहे हो आधे घंटे में, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं ना, बेसिकली उनको इतना देखने आधे घंटे में कि इस पूरी जर्नी में आप में खुद में कौन से ट्रेड्स डेवलप कर दिए हैं। ट्रेड्स याद है, TRAITS,
OLQs। तो दैट इज वाई आफ्टर नोइंग कि हाँ आपको आपकी लैंग्वेज पता है, तो आपने 1750 मार्क के लिए कितना भी क्यों ना पढ़ा हो, मुझे समझ में आएगा ऑन द डे 2। दैट इज माई ऐसे। आप कितना भी पढ़ लो ऐसे में आयु, मुझे एक बात बताइए, आपका कंटेंट जीएस के कंटेंट से अलग होगा, थॉट प्रोसेस कुछ अलग होगी। यू विल टेक हेल्प ऑफ जीएस, राइट। ऐसा है कि बेसिकली आप ऐसे में कुछ अलग सा किताब पढ़ के आ रहे हो एंड जीएस में कुछ अलग से लिख रहे हो, यू नॉट डूइंग दैट, राइट। क्योंकि वही जो मैंने आपको दिया है ना, वही अप्रोचेस हम लोग यहाँ पे भी पकड़ेंगे कि कौन से अप्रोच में कौन सा टाइप ऑफ ऐसे, बिकॉज आई कैन नॉट हैव दी सेम अप्रोच ऑफ सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स विद आईआर टॉपिक्स और विद गवर्नेंस टॉपिक्स और विद एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक्स। फिलोसॉफिकल तो मुझे पूरा ओपन एंडेड ही खेलना पड़ेगा। वहाँ पे पेस्टल भी लेके आऊँगा, मैं स्वॉट भी लेके आऊँगा, वहाँ पे मैं आईबीसी भी लेके आऊँगा, वहाँ पे मैं पीआईसी प्रोस्पेक्ट इश्यूज चैलेंजेस वो सब लेके आऊँगा ओपन एंडेड में, ठीक है। तो उनको वही देखना है। आपका ऐसे भी डिसाइड करता है, इसलिए क्यों बोलते हैं ऐसे इज अ डिटरमिनिंग पेपर, क्योंकि जीएस में कैसा है, जीएस में लिमिटेशन है स्कोर के लिए। जीएस में आप कितना भी आउट परफॉर्म क्यों ना करें, जीएस में एक्सेप्ट वन पेपर दैट इज जीएस पेपर 4, ऑल द पेपर्स ऑफ लिमिटेशंस 80 90 80 90। पूरे 1750 मार्क में, मतलब जो 7 पेपर्स है आपके, इसमें पूरे 2 ही पेपर्स है विच एक्चुअली डिमांड्स यू टू स्कोर देम। जो बाकी के 3 जीएस के पेपर है ना, वो क्या है, वो आपके लिए चैलेंज, वो मतलब वो खुन्नस के आपके ऐसा है। तो कितना भी लिख, मैं आगे नहीं आऊंगा, फैक्ट है ये बात। ऑल इन टॉपर भी तो 20 क्वेश्चन लिखता होगा, ऑल इन रैंक 858 भी तो 20 क्वेश्चन लिखता होगा, कॉमन सेंस है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, वो ऑल इन रैंक 1 वाला है ना, उसको पता है कि मुझे जीएस 1 2 3 में मुझे सिर्फ एवरेज एक मिनिमम मार्क्स लेके आना है, लेकिन मैं जहाँ पे फोड़ूंगा वो 2 सब्जेक्ट्स हो गए, एक मेरा पेपर 4 और एक मेरा ऐसे। ऐसे में एक मार्जिन में बोलता हूं, इफ योर स्कोर इज अंडर 100 यू आर आउट, इंटरव्यू को कॉल भी नहीं आएगा। इफ योर स्कोर इज अराउंड 100 to 120 पीटी है, मतलब इंटरव्यू कॉल आएगा स्कोप, क्योंकि 20 मार्क का स्कोप बढ़ गया ना आपका यहाँ पे। एंड इफ यू आर 125 to 135 चांसेस कि आप टॉप 100 में जाओगे। कंडीशन आपका पीटी जो है, इंटरव्यू जो है अच्छा होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे स्कोप आता है कि सर फिर इसका मिनिमम रेंज क्या होना चाहिए। मिनिमम रेंज इज 125 to 145, उसमें भी एनी वन बियॉन्ड 130 to 135 श्योर शॉर्ट है वो। आप पिछले 10-15 साल की ये देख लो, टॉपर्स देख लो, या इवन 500वां रैंक देख लो, 1000वां रैंक देख लो, हर एक का एसएमएस स्कोर देख लो आप। उसने, उस बंदे ने 50 45 48% के आसपास स्कोर लेके आया वो। अभी आप सोचोगे कि सर बेसिकली 250 मार्क्स का है, 120 130 लाना डुएबल है। बिलीव मी, आज के मोमेंट में आज हम लोग कुछ एसेस लिखेंगे, आज अगर आप एसेस लिखोगे तो जीएस के बच्चे एटलीस्ट ऐसे ऐसे लिखेंगे विच विल गिव देम एटलीस्ट 30 मार्क्स आउट ऑफ 125, ठीक है। अ गुड स्कोर, अ गुड परफॉर्मर, उसको खींच के मिलेगा 45, खींच के। अ बेटर परफॉर्मर, उसको खींच के मिलेगा 55। और जो जो कहते हैं ना, जिसने एक्चुअली पढ़ाई की है उसको मिलेगा 65, उसके आगे नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि 130 एंड 120, तो इसका मतलब क्या है, 130 दोनों की बात कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे। तो एक चीज 60-60 पकड़ लो। तो अपना टारगेट क्या होगा, अपना टारगेट कम से कम कि कुछ भी करके 55 के नीचे तो आना नहीं है, क्योंकि 55 के नीचे आ गया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। हमें क्लियर। हमने परसों डायरेक्टिव वर्ड्स किए थे, उसमें ऐसा कौन सा डायरेक्टिव वर्ड आपको लगता है कि ऐसे को सूट हो सकता है, ये डिस्कस। क्योंकि मैंने लिखते वक्त भी क्या लिखा था, इट इज नथिंग बट अ मिनी ऐसे, ठीक है। डायन हैंड रूल्स नंबर 1, जैसे मेन बॉडी के लिए उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं हम लोग मेन जीएस पार्ट के लिए, है ना। इंट्रो, हुक, मेन बॉडी, अप्रोच वाइज जो भी हम डिस्कस किया, उसके बाद ग्लाइडर, उसके बाद कंक्लूजन। सेम शब्दों का फर्क है सिर्फ। इंट्रो, ठीक है, इंट्रो के बाद हुक, ठीक है, मेन बॉडी। अब ये जो यहाँ पे ग्लाइडर है उसको मैं बोलूंगा पेन अल्टीमेट कंक्लूजन, पेन अल्टीमेट कंक्लूजन। और जो लास्ट होगा दैट विल बी माय अल्टीमेट कंक्लूजन। तो आज टेक्निकली हम लोग इंट्रोस
और हल्का सा मेन बॉडीज पे काम करेंगे। नेक्स्ट वीक में कंक्लूजन्स लूंगा, तो उसमें जीएस के भी कंक्लूजन्स की बात करेंगे एंड अल्टीमेटली आपके एसएस के भी कंक्लूजन्स की बात करूंगा मैं। सही है, ठीक है। चलो कुछ पॉइंटर्स लिख लीजिए एट दिस मोमेंट। शीट मिल गया सबको? अगर आप बेसिकली, तो आपके सामने जो शीट्स दिए हैं दैट इज दोस आर बेसिकली, अच्छा कितने क्वेश्चंस आते हैं एसएस में? ऑप्शंस कितने होते हैं टोटल? 8 क्वेश्चंस होते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको 4 उठाना है, ग्रुप बी में से आपको, सॉरी, ग्रुप ए में आउट ऑफ 4 आपको 1 उठाना है एंड सेक्शन बी में आउट ऑफ 4 आपको 1 उठाना है। टोटल आपको लिखना है 2। तो ये रूल्स थोड़ा सा याद रखिए। एसएस सेक्शन ए आई हैव 4 ऑप्शंस, उसमें से मुझे 1 लिखना है। सेक्शन बी आई हैव 4 ऑप्शंस, उसमें से मुझे 1 लिखना है। कितने मार्क का है ये? 125 मार्क्स। कितने मार्क का है ये? 125 मार्क्स। इसके लिए वर्ड लिमिट क्या है? यूपीएससी ने बोला है मैक्सिमम 1200 शब्द। मैक्सिमम का मतलब ये भी होता है यू कैन राइट अप टिल 1200। यहां पे आई वुड नॉट रिकमेंड यू +10 का रूल, क्योंकि मैंने 150 और 250 में क्या बोला है, +10 का मार्जिन चल जाएगा। यहां पे 800-900 शब्दों तक ही आपका ब्रेन ट्रेन आउट हो जाता है, ये बात याद रखना। 1200 का मतलब कम से कम 20 पन्ने लिखने हैं आपको, कम से कम 15 पन्ने लिखने, याद रखना ये बात, ठीक है। ये भी कितना है? मैक्सिमम 1200 शब्द। इसके लिए कितना वक्त दिया है ये लिखने के लिए? 90 मिनट्स। इसको लिखने के लिए 90 मिनट्स। ऐसे का द score range is to be on the safer side। मिनिमम जाना चाहिए 125, मैक्सिमम 135 तो जाना चाहिए। एनीथिंग बियॉन्ड दिस इज बेस्ट स्कोर। आए हैं बच्चों के 130 140 आए हैं, लेकिन यहां तक तो जाना ही जाना। सर फिर भी इससे कम कितना पकड़ सकते हैं आप? 115। एनीथिंग बियॉन्ड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर मैं 125 पकड़ रहा हूं तो इसका मतलब है मुझे दोनों मिला के 60 to 65, 60 to 65, 60 to 60 to 65 मार्क्स, 60 to 65 मार्क्स मुझे चाहिए। जिसको 45 मार्क्स है, 55 मार्क्स है, 65 मार्क्स है, इसको मार्जिन पे रहेगा, इसका हल्का स्कोप है, ये पक्की बात है। 65 वाला ये मार्जिन पे बनेगा बेचारा अपना, ये याद रखना आपको, ठीक है। चलो शीट्स उठाओ, सबके शीट्स उठाइए। तो अगर टेक्निकल आप ये शीट्स देखोगे, सो ये आपके सामने जो सवाल दिए गए हैं दिस इज फ्रॉम 2014 टू 2024 मेंस का, ठीक है। अगर मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ, ऑन एन एवरेज जो भी टॉपिक्स आज तक यूपीएससी देता है वो ऑन एन एवरेज 8 थीम्स के अंदर आते हैं, अम्ब्रेला थीम्स, जो आपको आपके सामने बॉक्स में दिख रहे हैं। पॉलिटी है, गवर्नेंस होगा, है ना, क्या पॉलिटी है, सोशल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, आईआर, इको, एसएनटी, एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री, ठीक है। ये पकड़ लो। चलो क्वेश्चन पढ़ोगे आप, जहां पे आपको लगता है उसको टिक मार्क करोगे आप। क्वेश्चन पढ़ोगे, फाइव मिनट्स टारगेट रखते हैं, और एटलीस्ट 14, 15, 16, 17, 18 5 साल। आई रिपीट 14, 15, 16, 17, 18 5 मिनट में करेंगे साथ में। हमें क्लियर? 14 पासून 18 पर्यंत। अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है 14 से 18 दिया, साल दिया है क्या? एक मिनट जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, यहाँ पे है, अच्छा धीरज नायक है, जस्ट होल्ड ऑन।
नंबर्स दिए क्या? स्टार्टिंग की 50 पकड़ लो, चलो स्टार्टिंग की 50, 50, स्टार्टिंग के 50। ओके, सो टॉपिक नंबर 1 से लेके टॉपिक नंबर 50। शैल वी बिगिन द टास्क नाउ? नंबरिंग किया है ना वहां पे सीक्वेंस वाइज। लेट्स बिगिन देन, चलो नो डिस्कशंस, स्टॉप राइटिंग। कितने हो गए? झाले 42, 46। यहाँ पे समृद्धि काउंट करो, काउंट करो जल्दी से, कितने हुआ? 34, 12, कोई इशू नहीं। साहिल काउंट करा, आपका अंजुम कितना हुआ? 37, गुड। 35, 50, तुझा आकांक्षा 16, ठीक है। क्या बात है, करो और करो आप। आपने कुछ ट्राई किया? 20, वेरी गुड। जयेश 30, ठीक है, वेरी गुड। 42, 27, ठीक है। 28, 20, ठीक है। 27, 30, आपने कुछ ट्राई किया? वेरी गुड, एक्सेलेंट। 46, ठीक है। 50 हो गया, गुड। 14, 6, 45, क्या बात है, वेरी गुड। मैंने कल ही आपको बोला कि जो मीनिंग होता है एट दिस मोमेंट, जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपको एक्सप्लिसिट मीनिंग दिख रहा है, आपको वही मार्किंग करना है, क्लियर। क्योंकि अगर देखने जाओगे तो हर किसी का मतलब कहां ना कहां तो निकलेगा। फिर जब भी आप ये याद रखना, जब भी आप ये एनालिसिस करते हो, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, पिन पॉइंट। अगर ये नहीं हुआ, याद रखना आपके थॉट प्रोसेस में ये नहीं आएगा, आपके थॉट प्रोसेस में ये नहीं आएगा। इम्प्लिसिट कब होना चाहिए? इम्प्लिसिट होना चाहिए कहां ना कहां प्रीलिम्स के वक्त, ये हो सकता है क्या? लेकिन यहां पे नहीं, जब आप एनालिसिस ऑन पेपर एनालिसिस कर रहे हो, सीधा जो दिख रहा है सिंपल। सो दैट इज योर वे ऑफ राइटिंग। आर यू राइटिंग इट फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव? अगर आप आईआर कह रहे हो, सो दैट कैन ऑल्सो कम अंडर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। फिलोसॉफिकल है, अब फिलोसॉफिकल में जब इसको जस्टिफाई करोगे, सो द डायमेंशंस यू विल बी यूजिंग दैट विल बी फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, देयर कैन गिव गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, दैट यू कैन गिव आईआर पर्सपेक्टिव। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करो, या इवन एशियन इंडिया, मिडिल इंडिया की बात करो, इवन फ्रॉम एग्जैक्टली, तो वो क्या हो गया? वो अब जस्टिफिकेशन हो रहा है। मतलब आपने ये लिख दिया, आप जो आप जस्टिफाई करोगे ना उसको मेन बॉडी में, तो ये जस्टिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, सिंपल। हाँ, ये थॉट है फिलोसॉफिकल, सिंपल। और कौन से क्वेश्चन जो आपको लगता है थोड़ा मुश्किल है? आप देखो, अभी भी क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल रहा है कि अभी भी कोई इश्यूज आ रहे हैं? ऐसे कोई और सवाल है? चलो फर्स्ट वन, फिलोसॉफिकल। इजी, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव रिपीटेड नाउ। एक्सप्लिसिट मीनिंग पे जाओ, इम्प्लिसिट पे मत जाओ। ये जो आप कह रहे हैं कि सर इस पे भी आ सकता है, उसमें भी हो सकता है, ये द वे यू आर जस्टिफाइंग इन योर मेन्स, इन योर मेन बॉडी नाउ, वो हो सकता है ना वो? डेफिनेटली यस। सी, मल्टी डायमेंशनल ये टर्म हम लोग कब यूज करते हैं? फॉर माई कंटेंट, कंटेंट टू बी रिटन इन दी मेन बॉडी। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं कि एनालिसिस कीजिए ताकि आपको एक थीम समझ में आए। थीम क्या है? कंटेंट या कंटेक्स्ट? ये कंटेक्स्ट है, और कंटेक्स्ट इसको जितना आप क्लटर फ्री माइंड से देखोगे,
वो उतना मदद करेगा आपका, उसमें गड़बड़ मत करो। अभी आप जो करोगे सब मल्टी डायमेंशनल है, लेकिन वो मल्टी डायमेंशनल किस में होगा? व्हेन यू आर ट्राइंग टू एग्जामिन दैट, और व्हेन यू आर ट्राइंग टू, क्योंकि आप जस्टिफाई भी तो करोगे। इफ यू टेक एज, आप क्या कह रहे हैं, हायर पर्सपेक्टिव, तो ये आपका डायमेंशन हो गया। जैसे इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो ये आपका डायमेंशन हो गया। किसको? फिलोसॉफिकल, सिंपल, ठीक है। इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन गुड फॉर यूथ? इससे मैंने जानबूझ के वो फोड़ा नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, आप फिलोसॉफिकल है, कैन आई सेपरेट फिलोसॉफिकल डोमेन फ्रॉम एथिकल डोमेन? एक ही रखूंगा उसको मैं। आप यहाँ पे एडमिशन गया, आर गए, इको गए, एस एन डी गया, ये टॉपिक ही पकड़ो। क्या लिखा है इसमें? इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन गुड फॉर यूथ, सही है। चलो हिस्ट्री में एट दिस मोमेंट आप ये दो क्लोज में आ गए, आप दिखाओ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटेक्स्ट को पढ़ रहे हो आप, कंटेक्स्ट को पकड़ो। इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन किस में आएगा? ये इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा वो। मुझे एक बात बताइए, इसको इकोनॉमी कैसे बिठाओगे आप? एक यूथ है, उसमें जो कंपटीशन है वो बार बार बढ़ रही है, तो क्या इस कंपटीशन का बढ़ना ये इसके लिए अच्छी है? क्यों? इन्होंने पूछा है दिस इसका मतलब क्या? जब गुड के आगे सामने क्वेश्चन मार्क है, तो इट कैन बी, इट इज ईदर गुड। तो इसका मतलब ये कहा ना कहा, ये जो कंसेप्ट, ये जो कंपटीशन का ये जो ग्रोथ हो रहा है, ये क्या हो गया? कंसर्न ओरिएंटेड टॉपिक होगा ना ये, तो सोशल इश्यूज में जाएगा फिर वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो जल्दी से पॉइंट नंबर 3 कौन सा है? आर दी स्टैंडर्डाइज टेस्ट गुड फॉर social? Words are sharper than words. Philosophy. Was it policy paralysis or the paralysis of implementation which grow? Excellent. Administration. Is sting operation an invasion of privacy? Social में, social में जाएगा ये। 50 golds in Olympics. Can this be a reality of India? आयर में कैसे आएगा? आयर में कैसे आएगा? तो टेक्निकली 50 जो यहाँ पे गोल्ड्स लिखा है, इट इज टेक्निकली टॉकिंग अबाउट कि जो यूथ है हमारा, या जो हमारे यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, या फॉर दैट मैटर हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं, उसका हमने कहा ना कहा डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए ना। क्यों नहीं आ रहा 50? कुछ कुछ प्लेयर्स है वो अकेले 50 लेके जा रहे हैं, स्टेफनी राइस, फेल्प्स, और यहाँ पे मिल के भी नहीं आ रहे उतने। तो ये क्या, ये अच्छी बात तो नहीं है ना ये। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये आना क्या मिथ है? आई एम टॉकिंग इन गुड सेंस देन। होप है, लेकिन होप कहाँ ना कहाँ अभी आपको टोन पकड़ना पड़ेगा, हल्का सा कहाँ पे कंसर्न, वेर यू गेट योर आंसर, सिंपल। आगे आगे कौन सा है फिर? टूरिज्म, कैन दिस बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया? वो अपने सर ने लिखा था ना, ये नाम क्या, मनोज शर्मा सर है ना, टूरिज्म लिख देते हैं हम लोगों ने सर का। टूरिज्म कैन दिस, ओ माय गॉड, ठीक है सर, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं टूरिज्म। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हाँ हाँ बताइए, आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वहाँ पे टूरिज्म वर्ड को ऐड कीजिए, ठीक है। बताइए सर, एलिमिनेशन करो, जिसको नहीं आ रहा है एलिमिनेशन करना स्टार्ट करो।
अगर देखो अगर नहीं आ रहा है सिंपल छोड़ दो, गो टू आवर बेसिक्स, हम लोग बेसिक्स पे जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, टूरिज्म कोई एबीसी प्लेस में है, तो ये टूरिज्म यहाँ पे क्या मदद करता है? सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, टूरिज्म क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट। और टूरिज्म क्या कर रहा है बताइए? ठीक है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़िया हो रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है टूरिज्म वहाँ पे? इंफ्रा कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है टूरिज्म वहाँ पे? पकड़ लो, चलो एनवायरनमेंट हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट कंसर्न है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है एनवायरनमेंट प्लस में है वो। अगर मैं वहाँ पे वेटलैंड है, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे अच्छा काम कर रहा है तो वो भी हो सकता है, तो उसको मैं दोनों में लेके जाना पड़ेगा। और बता टूरिज्म क्या कर सकता है किसी, ठीक है, आईआर लिख दो, कोई इशू नहीं है। आईआर में ऑपरेशन चीता, आपके चीता हम पालेंगे अभी। आईआर पांडास, है ना, मतलब अरे आईआर है ना बाबा, वो चाइना बोल रहा है। ये किस में ये सब अम्ब्रेला, ये इन सब पॉइंटर्स का अम्ब्रेला थीम क्या है? किस में आएगा? इकोनॉमी। इसके बाद कौन सा? नहीं नहीं ये बोलो, टूरिज्म के बाद लैंडिंग हैंड्स, फिलोसॉफिकल, क्विक बट स्टडी। बहुत सुंदर दिया है ये, क्विक बट। अब तक हमने क्या सुनते थे? बहुत खूबसूरत है ये, स्लो एंड स्टडी। ये आपके बारे में है, ये आपके जर्नी के बारे में। क्विक एंड स्टडी, आप बड़ा ऑब्वियस है। चलो क्या फिलोसॉफिकल, बढ़िया, चलो लास्ट दो तीन कर दें। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन लीडर। फिलोसॉफिकल, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस वगैरह ऐसा कुछ मत सोचो बाबा। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज सीम्स रेदर टू मेक ए मैन मोर क्लेवर देन डेविल। आप फिलोसॉफी, लेकिन इसको थोड़ा और ज़रा सोचेंगे तो थोड़ा सा कोर्ट में भी जाएगा ये। और ये अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसमें समझ में आ रहा है, ये कहाँ ना कहाँ हल्का सा वैल्यूज की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे जा रहा है? ये एथिक्स में जा रहा है, मतलब फिलोसॉफी एथिक्स में जा रहा है वो, ठीक है। जल्दी से और आगे का पढ़िए। टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस, किस में आएगा? आप देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर, इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर तो इसका मतलब कहाँ ना कहाँ ये टेक्नोलॉजी और मैन पावर के एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होगा वगैरह तो सोशल इश्यूज भी होगा नहीं, इम्प्लाइड में मत जाओ, पढ़ते हो पढ़ते वक्त ही फर्स्ट इंप्रेशन है, ठीक है। क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया, मॉरल और इकोनॉमिक। सोशलिस्ट भी है, लेकिन आगे तो थोड़ा सा देखोगे मॉरल और इकोनॉमिक, मॉरल भी डाला है, तो हल्का सा सोशल भी हो सकता है ये, हल्का सा इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, लेकिन मॉरल से हल्का सा एथिक्स में जाएगा, क्योंकि मैं पहला ही उन्होंने डाला कि मॉरल और इकोनॉमिक। नहीं, क्वेश्चन नंबर पढ़िए, मेरे पास नंबर्स नहीं है। एस एन टी नहीं, टेक्नोलॉजी हिटिंग वर्ड है। अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेम करो आप, देखो इसी को अगर मैं रिफ्रेम कहा गया, अगर इसी को रिफ्रेम करते हैं हम लोग, क्या सवाल क्या है? कैनॉट रिप्लेस मैन पावर, बरोबर है। तो मुझे एक बात बताइए, कहा ना कहा इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? अब इस सवाल को मैं थोड़ा रिफ्रेम करता हूं। दोनों को टोन सेम है क्या? हल्का सा दोनों में जो मीनिंग है, मीनिंग मैं सेम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मीनिंग ओवरलैप हो रहा है क्या? पहला मुझे एक बात बताइए, पहले का मीनिंग क्या है? टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। सो यहां पे अगर इसकी मैं टोन की बात करता हूं, या इसका मैं इवन फॉर दैट मैटर
इंटरप्रिटेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे समझ में आ रहा है मैन पावर को बेसिकली ज़्यादा फोकस किया है देन टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर मैं वही सेकेंड स्टेटमेंट को बात करता हूँ तो यहाँ पे कहाँ ना कहाँ टेक्नोलॉजी को हल्का सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया देन मैन पावर। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये मैन पावर पे क्या हुआ है, लेस फोकस हुआ कंपैरेटिवली। तो लेस फोकस क्या हो गया आपका, तो यहां पे चेंज हो सकता है। आप यहाँ पे सीधा बोल दिया है टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर, मतलब कहां ना कहां यहाँ पे जो मैन पावर है ये पॉजिटिव टोन में यूज किया है। सो दिस कैन नॉट बी माई इशू नाउ यहाँ पे। इसलिए ये कहां पे जा रहा है, ये जा रहा है R&D ऑन द डोमेन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर, वेरी गुड। चलो ठीक है, बाकी के तो आप कर लीजिए। चलो जल्दी से अभी थोड़ा सा बात करते हैं। प्लीज राइट अ टॉपिक, टाइटल, टॉपिक नहीं टाइटल लिखो। वाई, क्वेश्चन में प्रॉपर टाइटल लिखो। वाई सम स्कोर लेस इन एसएस, वाई सम स्कोर लेस इन एसएस। नंबर वन, essay is shallow. एसएस में लेस स्कोर क्यों आते हैं? नंबर वन इज शैलो। नंबर टू, नॉट इंटरेस्टिंग। डिस्कस करने के पहले लिख लो आप। नंबर थ्री, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। नंबर नेक्स्ट, बस इतना ही है। चलो गिव यू एग्जैक्टली 1 मिनट, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो इसके ऊपर। 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, आपके सामने दिए हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। सोचो कि ये वो रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण मेरा स्कोर 65 से सीधा 6.5 पे आ रहा है। कुछ तो रीजंस होंगे इसके लिए। मेरे पास एक मार्कशीट है जिसमें मेंस का बच्चा है, उसका एसएमएस स्कोर 22 है, 22। जस्ट इमेजिन फॉर दैट मैटर। मेंस लिखने वाला बच्चा तो बड़ा ऑब्वियस है विद वीडियोस पे, उसका स्कोर 22 है आउट ऑफ 250। और ये ऑफिशियल स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी दिया स्कोर है वो। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। सोचो, ये 3 पॉइंट्स दिए, ये रीजंस दिए मैंने कि यस बिकॉज ऑफ दिस द स्कोर may come less, score will come less, may come नहीं, will come less। I don't want any bookish answers। सर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा मत बोलिए। सो यस बिकॉज ऑफ दिस माइट हैपन, बिकॉज ऑफ द 1 2 3 दिस माइट हैपन। बी मोर प्रिसाइज टुडे इन टॉकिंग। ये जो लिखा है हमने यहाँ पे शैलो, इसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है? क्या इमेजिन कीजिए, मैंने ऐसे लिखा है, आपने पेपर चेक किया मेरा और मुझे आपने कम मार्क्स दिए हैं और मेरा अल्टीमेट रिव्यू आपने जो दिया है इट्स अ शैलो वैसे। व्हाट वुड यू मीन बाय दैट? ठीक है, अजून अजून युक्ता। इसमें कुछ मेंशन किया है क्या जो हमने उस दिन डिस्कस किया है? कैन वी हैव only those particular words which can justify this reason?
मैंने पूछा है जो नोटिफिकेशन दिया है मुझे उसमें से वर्ड्स चाहिए। अब यूपीएससी ने ये थोड़ी लिखा है कि भाई आपने ये नहीं लिखा है वो नहीं लिखना है। आई वॉन्ट दिस वर्ड्स। एक्सलेंट। कि क्लियरली उन्होंने क्या लिखा है? मियर सुपरफिशियल नॉलेज। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डी ओके। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कॉमन सेंस अगर आपने ये दो फुलफिल नहीं किया है, व्हाई वुड आई गिव यू मार्क्स फॉर दिस? बाकी का सब छोड़ दो, कंटेंट वंटेंट छोड़ दो। मैंने पढ़ा है, मेरे सामने नोटिफिकेशन है। मुझे हर पेपर चेक करने से पहले आई एम गोइंग टू दैट 8 इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मी बाय आयोग। सबसे पहले मैं देखूंगा कि बॉस इसमें फिट हुआ है क्या? फिट हुआ है, यस, चलो अब मैं चेक करना स्टार्ट करता हूं। द मोमेंट अगर इसमें ही नहीं फिट हुआ है, इसके बाद आप कुछ भी लिखो, कुछ तो रीजन होगा। मेंस में जाने वाले बच्चे को इतना मिला है। आर यू गेटिंग मी? अभी ये नहीं हो सकता कि बस चलो पकड़ लो 11-11। ये भी तो हो सकता है कि एक में एक मिले, दूसरे में उसको 21 मिलो। क्योंकि अगर इमेजिंग, और अगर ये एक टॉपिक है उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्रैडल वाला वो टॉपिक पता पढ़ना जरा, क्रैडल वाला एक टॉपिक है, क्रैडल वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिए वो। आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। द क्रैडल दैट रॉक्स द hand that rocks the cradle rules the world. Hand that rocks the cradle rules the world. इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ से समझ में आएगा आपको बेसिकली व्हाट डू मीन बाय शैलो। नॉट इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है? नॉट इंटरेस्टिंग, लेंदी का नॉट इंटरेस्टिंग। कुछ है? व्हाट इज दिस? इसमें से ये क्या है? ऑर्डरली, इफेक्टिव, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। अगर ये ना हो, वुड यू चेक द वुड यू फाइंड द पेपर वेरी इंटरेस्टिंग देन? कुछ भी लिखा है मतलब कंक्लूजन लिख दिया पहले। ऑर्डरली का मतलब क्या यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डरली? आई एम टॉकिंग अबाउट द, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। अगर ये गड़बड़ हो गया तो कितना भी खूबसूरत लिख दीजिए आप, डोंट गो टू सर ये लिखा वो को नहीं, छोड़ दो, इसको पकड़ के चलेंगे हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसको एक कोई थीम है क्या? कोई वर्ड्स है क्या? नहीं, ये पॉइंट नंबर 3 ना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। कोई वर्ड्स है? वेरी गुड। और क्या क्या है? व्हाट इज सी, दीप्ति? उसका मतलब क्या? तो अगर मैं सिर्फ थॉट्स की बात करता हूँ, आई रिपीट, मैं सिर्फ अगर थॉट्स की बात करता हूँ तो उसमें कौन से 3 वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग? मैं सिर्फ थॉट्स की बात करता हूँ, जो यूज किया है वर्ड्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थॉट्स, सीबीएम याद है ना? व्हाट इज सीबीएम? क्लैरिटी, बैलेंस एंड। तो ऐसा है क्या कि मुझे सिर्फ एक ही चाहिए?
आई वॉन्ट, क्यों? दैट विल रिफ्लेक्ट माई वॉट? एनालिसिस क्या होगा मेरा? रिफ्लेक्ट होगा, ये बात रखना था। ये अभी थोड़ा सा बुकिश लगेगा आपको, इसको लिखेंगे हम लोग आज, तो आपको समझ में आएगा कि इंटरप्रिटेशन से शुरुआत होती है अपनी। ये आज लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है? इसका टॉपिक लिखो। अच्छा, और एक लिखिए, व्हाट मेक्स अ गुड ऐसे, उसको भी लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट मेक्स अ गुड ऐसे, व्हाट मेक्स अ गुड ऐसे। An essay, an essay, point number one, shall be a write up, shall be a write up in the form of, an essay shall be a write up, shall को अंडरलाइन करोगे, राइट अप को अंडरलाइन करोगे, इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस एंड सीरीज ऑफ पैराग्राफ्स। राइट अप है ऑफ कंटिन्यूस एंड सीरीज ऑफ पैराग्राफ्स। इसके आगे थोड़ा सा कर दीजिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यहीं पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, हुक, मेन बॉडी, पीसी एंड यूसी। इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ, हुक 1 पैराग्राफ, मेन बॉडी 8 से 10 पैराग्राफ, दिस वन एंड दिस वन, इतने पैराग्राफ्स लिखेंगे हम लोग। इसके आगे कंटिन्यू, दैट इज ऐसे शुड नॉट हैव, पॉइंट नंबर 2 नहीं, उसका ही आप लिख रहे हैं, दैट इज ऐसे शुड नॉट हैव, पॉइंट नंबर 1, ऐसे शुड नॉट हैव, पॉइंट नंबर 1, poetic stanzas should not have, point number 1, poetic stanzas based, poetic stanza based, poetic stanzas based organized pointers। ये क्या होता है, डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। poetic stanzas based organized pointers। poetic stanza पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, डायग्राम्स नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्केचेस, एनवायरमेंट का टॉपिक आ गया, आपने वहाँ पे बेसिकली कुछ वेस्टर्न घाट दिखा दिया, ऐसा मत करो, इट्स एन ऐसे। नंबर 3, मैप्स, मैप्स कार्टोग्राफी, मैप्स। नंबर नेक्स्ट, ग्राफ्स, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन आगे लिखा है ना आपने कि इट शुड नॉट हैव ग्राफ्स, मैप्स, पोएटिक स्टैंजास, अजून काय, डायग्राम्स एंड स्केचेस, नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, essays shall always be like, essays shall always be like a specific debate, a specific debate डैश। नंबर 1, इसको कैसे कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, debates with explanations, debates with explanations, उसमें ही पॉइंट नंबर 3, रिफ्लेक्ट गुड इनसाइट्स, उसमें ही पॉइंट नंबर 3, सेकेंड पॉइंट का ही सब पॉइंट नंबर 3, रिफ्लेक्ट गुड इनसाइट्स, गुड इनसाइट्स
इनसाइड्स, आगे ब्रैकेट में लिखिए विच रिफ्लेक्ट्स, आगे ब्रैकेट में विच रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्टिंग डायमेंशंस, रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्टिंग डायमेंशंस. थर्ड पॉइंट लिखिए SS shall be, third point, SS shall be well organized plus properly structured, well organized plus properly structured to have a logical, reasonable, REASN, reasonable flow of set of ideas, flow of set of ideas. दो लिख दिया हमने, व्हाट मेक्स अ गुड ऐसे एंड व्हाट मेक्स अ बैड ऐसे. और एक पॉइंट लिख दीजिए, एक हेडिंग लिख दीजिए, पर्पस ऑफ राइटिंग एन ऐसे. पर्पस ये होना चाहिए आपके पास, पर्पस, PURPOS, पर्पस ऑफ राइटिंग एन ऐसे. टू टेस्ट द कैंडिडेट्स, टू टेस्ट, TEST, टेस्ट द कैंडिडेट्स, to test the candidates. Point number one, ability to think through, ability to think through what a topic demands, what a topic demands. Point number two, critical and analytical skill set, critical and analytical skill set. Number three, understanding of issues. Number four, ability to link diverse issues with examples. Next, last point, solution oriented mindset, solution oriented mindset. इस पॉइंटर्स के आगे एक स्टेटमेंट लिखिए. इन short, the above pointers ensures to test the evolution of the thought process, and ultimately the traits, TRAITS, या personalities. ठीक है, जैसे हम लोग एसेस लिखेंगे वैसे एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा. इसके बाद बात करते हैं. हैंड्स दैट रॉक द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड. आराम से पढ़ो, इसका इंटरप्रिटेशन कीजिए आराम से, जो आपको ठीक लगता है. ब्रेनस्टॉर्म करो, ब्रेन टीज करो. आपके साथ AI नहीं आने वाला है वहां पे. नहीं आप, अरे झोला, ठीक है, क्या होता था. हाँ वही सॉर्ट ऑफ बच्चों का वो, अरे वो बड़ों का नहीं रहे, बच्चों का आपको क्या लगा बड़ों का. भाई तो अपने बच्चों को पालना बोलते थे ना, पालना.
hands that rocks the पाला काहे का रूल दी वर्ल्ड लिखा है रोज दी वर्ल्ड, तो कुछ तो होगा. इट्स अ थॉट, इट्स अ वेरी वंडरफुल थॉट. मेड 15-16 सेंचुरी थॉट है ये, बहुत खूबसूरत थॉट है. इट्स अ पॉलिटिकल थॉट. पीएसआर प्लीज रेज योर हैंड्स. पीएसआर एक दो. किसने लिखा है ये? सर आपने लिखा है अभी हमारे सामने. ये इतना सही है, यूपीएससी को इतना पसंद है कि यूपीएससी ने सेल्स में भी पूछा है, सीएफ में भी पूछा है. चलो आप आएगा मजा किस में पता है. नाउ दिमाग खेलेगा कहाँ कहाँ पे दिमाग खेलेगा. नंबर वन, उसके इसका मीनिंग क्या है. आप मीनिंग में सर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और यूपीएससी चाहता है सर इसका फैक्चुअल मीनिंग. आप आएगा मज़ा इसका इसके इंटरप्रिटेशन में. सर इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या होगा, इसका एक्सप्लिसिट मीनिंग क्या होगा. ये सब करने के बाद सर इसका एनालिसिस किए भी तो कैसे करे. क्या इसका एनालिसिस लिबरल वे में करे, या जो दिया है सामने ग्रामेटिकल वे में करे. अरे आईएएस अधिकारी बनोगे, छोटी बात थोड़ी है. देखो इस पे काम करना पड़ेगा. बेसिक रूल, जिसने ये डिकोड किया वही तो लिख पाएगा, है कि नहीं दीप्ति. अपने पास भी ऑप्शन है, हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पे. जैसे यूपीएससी था ना सेक्शन ए, चलो आपका भी है आज सेक्शन ए. सॉल्व एनी वन आउट ऑफ टू. चलो करो सॉल्व. या रवि को सवाल ऐसे बहुत पसंद है ना रवि. चलो बताइए इसका मीनिंग बताइए. चलो फिलोसफिकल टॉपिक्स 2017 के बाद देखोगे 2017 ऑनवर्ड्स टिल 2017 देयर वर 8 डायमेंशंस जिसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता था. 17 onwards it is almost 80% philosophical and ethical, और philosophical essays are also called as reference essays. ये भी याद रखना आपको, ठीक है. 80% से 90% इसके ऊपर आ रहा है. आई थिंक 2022 या 23 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरे के पूरे आठ आए थे. जस्ट इमेजिन दिस, पूरे 8. हाँ फिलोसॉफिकल. let me read out just. wisdom finds truth. 3 शब्दों में आपको 125 शब्द लिखना है, 1200 शब्द लिखना है. यूपीएससी सेक्युलर. तीन शब्दों पे लिखना है आपको 1200 शब्द. 3 वर्ड्स पे लिखना है 1200 शब्द. चलो दूसरा ये ऑप्शन है, दूसरा वाला पढ़ो आपके लिए. A people that values its privileges above principles loses both. People that value their principles, their privileges over principles loses both. चलो ब्रेनस्टॉर्म करो गाइस, इसको ब्रेनस्टॉर्म करो. यहाँ पे बैठ के मैं और आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं. बिलीव मी, यूपीएससी पागल नहीं किसी को 22 देने के लिए. उनका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश मत करो. चलो
लेट्स हैव दिस. आई वांट द मीनिंग ऑफ कुछ, मुझे इसका बॉडी, मेन बॉडी नहीं चाहिए. आई जस्ट वांट द मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है, स्टार्ट करो जयेश. आई जस्ट वांट द मीनिंग ऑफ दिट. ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है? हाँ, ठीक है. थोड़ा सा आपने इंट्रो लिख दिया, आप थोड़ा सा मुझे सिर्फ स्केची मेन बॉडी लिखिए. ठीक है, चलो साइल स्टार्ट करो. व्हाट डू मीन बाय दिस? मराठीत बोल रे, मराठीत बोल. कशाला हिंदी आणतो आपली मध्येच? बोल मराठीमध्ये. किती छान मराठी बोलतोस, स्पष्ट मराठी. सर सबको मदत करता है. हाँ बोल. ठीक है, अर्षित बोलो. अरे मैं आपको इंट्रो थोड़ी, ये थोड़ी सिर्फ इसका मतलब बताइए. सो आई थिंक दिस माइट बी द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. ट्राई करो. आई एम नॉट मूविंग अहेड. चलो आकांक्षा, ट्राई करो मीनिंग ऑफ दिस. योर थॉट प्रोसेस. मला थॉट प्रोसेस पाहिजे. इंट्रो मेन बॉडी मुझे नहीं चाहिए, वो हम लोग लिखेंगे थोड़ी देर में. ट्राई करो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस. तो इसका अगर आप एनालिसिस करोगे, चलो आपको एक हिंट देता हूँ मैं, कोशिश करो. ये आया था अराउंड डू यू डू यू या विल यू स्टिल गो विद ऑल द मीनिंग्स विच यू हैव गिवन मी, या थोड़ा सा देखो कुछ रिफ्रेम कर सकते हो क्या? अजून इसका थीम क्या है? इट्स मोर और लेस सही है. ठीक, लेकिन जब मैं इसका थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, अगर मुझे इसको सोसाइटी में डालना है, क्या मैं डाल सकता हूँ? सोसाइटल एंगल में सोचो, सोशल एंगल में क्या हो सकता है यहाँ पे अगर डालना हो तो. ठीक है अजून. ठीक है अजून. रोल ऑफ मदर, व्हेरी गुड. अजून अजून. डायलॉग पण इंग्लिश वन एंड द सेम थिंग. अजून यहाँ पे ये जाओ. अच्छा इसमें से बताइए, ये तीनों जो आपके सामने दिए, क्या इसमें से क्या क्या पकड़ोगे आप? प्रायोरिटी करो अभी. यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी करते हैं. यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ. 1 मिनट का ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, कोरस में आंसर्स मत दीजिए, एंड प्रिपेयर योर प्रायोरिटी. हो सकता है कि 6 आप पकड़ सकते हो, कम से कम 3 तो पकड़ना पड़ेगा. अगर मैं तीनों में से एक एक पकड़ता हूँ, क्या करोगे आप? ये तीनों, ये 6 की 6 शब्द हमने डिस्कस किए मोर और लेस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. बोलो.
करो करो, मैं सबको पूछूंगा, मैं करो। चलो साहिल, व्हाट्स योर प्रायोरिटी इन अडॉप्टिंग दिस? मैं एक्चुअल में जाऊंगा, मैं फैक्चुअल में जाऊंगा, हो सकता है सर मैं दोनों पकड़ लूँ, ए भी पकड़ लूँ सर, मैं सेकंड ग्रुप में सी और डी में से कोई एक पकड़ लूँ, मैं एनालिसिस में ई और एफ में से मैं कोई एक पकड़ लूँ, मैं दोनों भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन होता ना प्रायोरिटी। इफ यू आर गोइंग फॉर बोथ, दैट इज डिप्लोमेसी, वो नहीं चलेगा ना अपने आंसर्स में, मैं वो कह रहा हूँ। कोशिश करो कोशिश करो। मीनिंग मधून ए, ठीक है, ओके। इंटरप्रिटेशन मध्ये सी, ठीक है। एनालिसिस ई, ठीक है। ए सी एंड ई, ठीक है। युक्ता एक्चुअल, ए लिबरल, ई एंड सी, अच्छा ए सी। ए सी वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? ए सी ई वाले कितने हैं? ठीक है। ए डी एंड एफ वाले कितने हैं यहाँ पर? ए डी एंड एफ, एनीवन? ठीक है। ए एंड एफ वाले कितने हैं यहाँ पर? मैं आपको ये क्यों पूछ रहा हूँ पता है? आपने जो जवाब देना उसमें से आप पकड़ लो, आप किस ग्रुप में बैठ रहे हो। इसमें से कितने लोग बी और एफ में है? बी एंड एफ, अच्छा। ई और सी में कितने हैं? ई आणि सी, क्या सी एंड ई वॉटर इट बी, एक छोड़ दो, एक ही बात नहीं कर रहा मैं। आप ई एंड सी वाले कितने यहाँ पर? डी और ई वाले कितने यहाँ पर? डी यानी नहीं। पल्लवी, व्हाट्स अ प्रायोरिटी, व्हाट्स अ ग्रुप? ए बी सी आणि कुठला? ई। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये आपको मैंने दिया है, ये कंटेक्स्ट दिया है, तो इस कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है? मैंने पूरा कंटेक्स्ट दिया आपको, अब इधर उधर की बातें नहीं होगी अभी यहाँ पे। इधर उधर की कंटेक्स्ट दिले ह्याचा अर्थ काय? अगर मैं एक कंटेक्स्ट नहीं देता तो यू वुड गो ओवर योर, मैंने सीधा कंटेक्स्ट दिया आपको यहाँ पे। क्यों यूपीएससी ने सोचा होगा ये स्टेटमेंट? ठीक है ठीक है, लिखो, गिव मी 5 रीजंस, लिखो 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 लिखो, गिव मी 5 रीजंस। मैंने आपको कंटेक्स्ट दिया है, आई रिपीट, आई हैव गिवन यू द कंटेक्स्ट इज द पोस्ट कोविड पीरियड, आई हैव गिवन द कंटेक्स्ट। पोस्ट कोविड पीरियड के वक्त ये ऐसे पूछा गया है यूपीएससी ने। इसका सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, कोई जीएस का इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हर किसी ने कोविड देखा है? एनीवन पोस्ट कोविड? वो कनाडा में बैठेगा सर। स्टिराना रॉकिंग। आप जो पॉइंटर्स लिखोगे उस पॉइंटर्स में कम से कम आपको 150 शब्द लिखने लगाऊंगा मैं,
तो प्लीज मेक श्योर कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ही लिखते हो, कोई भी तुक्का याद आया वैसा मत करो. Whatever pointers you are writing, just imagine this. Those pointers is like I'm asking you to write a 150 words answer. 3 घंटा बैठने की आदत डालो. नहीं, यू आर नॉट अलाउड. डू यू नो दिस? सिविल्स में अगर आपको किडनी स्टोन भी है ना, फिर भी यू आर नॉट अलाउड. हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है. तो थोड़ा सा 3 घंटा बैठने की आदत डालो, ठीक है. चलो, बेसिकली व्हेन आई वेरी मच क्लियरली टोल्ड यू दैट, कंटेक्स्ट ही दिया आपको. कंटेक्स्ट का मतलब ही पूरा आपको मैंने वहां पे बता दिया है कि पोस्ट कोविड पीरियड है वो. अब यहाँ पे आप लोग मुझे बोल रहे हो सर हमने यहाँ पे लिबरल मीनिंग लिया है, हमने यहाँ पे कहा ना कहा इम्प्लाइड लिया, सी वाला है, हमने यहाँ पे कहा ए वाला भी पकड़ा है. अगर आप ए वाला पकड़ते एक्चुअल वाला, तो हमें ये क्यों नहीं पढ़ा? जब मैंने बताया कोविड के बाद की बात है ये, और आप मोरलेस इसका जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो थीम है वो क्या है? सिंपल है. दो शब्द में ये पूरा, जिसने कोविड के वक्त मदद की है. अब यहां पे मोरलेस सोसाइटल लेवल, आज इमेजिन करो अगर जो मदद की भी होगी, ऐसा थोड़ी कि, मुझे एक बात बताइए, जो भी मदद हुआ है, मदद कहाँ कहाँ भी हुआ है? सबसे पहले एट दी फैमिली लेवल, उसके बाद उसके बाद उसके बाद इतने हर जगह पे मदद हुई है. आप मोरलेस हर जगह पे आपने कौन सा पॉइंट टच किया है बताइए? 1, 2, 3. अब यहां पे क्या दिया है? व्हेन द क्लियर कंटेक्स्ट इज गिवन टू यू, पोस्ट कोड में बार बार बता रहा हूं, दिया है उसको ही पकड़ के चलो. स्टिल उसके बाद भी जो मैं आपके रीजंस देख रहा हूं वो कहां पे घूम रहे हैं? आंसर कहां से स्टार्ट होना चाहिए मोर और लेस? मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यहां पे जब मैं बात करूंगा रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग व्हाट, गड़बड़ कर दिया तो आप कितना भी 1000 शब्द लिखो, 1200 शब्द लिखो, कितने भी फैंसीफुल कैसी भी लैंग्वेज लिखो, सीधा मांग गलत होने वाला आपका. यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? जहां से आपका थॉट प्रोसेस ऐसे जाना चाहिए, थॉट प्रोसेस कैसे गया आपका? अगर मैं थॉट प्रोसेस की बात, कंटेंट की बात करता हूं, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, रीजनल, जोनल, स्टेट, नेशनल एंड कंटेंट आपका ऐसे जा रहा है. व्हाट द आंसर? आंसर इज आस्किंग यू कंटेंट दिस वे. आज 5th डे होने के बाद भी बेसिकली आई एम नॉट गेटिंग द फैक्ट कि इंटरप्रिटेशन में गलत कैसे होगा आपका यहाँ पे, व्हेन द कंटेक्स्ट इटसेल्फ इज गिवन टू यू. बार बार बोल रहा हूँ मैं, पोस्ट कोविड पोस्ट कोविड पोस्ट कोविड, स्टिल आई एम फाइंडिंग द फैक्ट कि वही हो रहा है. फैमिली लेवल, सोसाइटल लेवल, मोरलेस, कम्युनिटी लेवल, मोरलेस. कुछ जगह पे कम, एक आधा एक्सेप्शन वगैरह होगा यहाँ पे. ऐसा क्यों? ये हो सकता है, इमेजिन करो यहाँ पे क्या है, इंडिया वॉज हेविली क्रिटिसाइज्ड. व्हाई? बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज ऑफ
नहीं नहीं, ठीक है वो हो गया। और आयर लेवल पे ठीक है, अजून दे वर नॉट प्रोवाइडिंग, वो है ना, यस वो नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। और इसके पीछे उनका एक अलग सा थॉट प्रोसेस भी था। हमने क्या कर दिया, हमने सीधा फ्री में बांटना स्टार्ट कर दिया। कुछ कुछ आंसर्स में देखा, वॉइस ऑफ द साउथ वगैरह, जहां पे ये पॉइंटर्स एलेबोरेशन होना चाहिए वहां पे मेंशन कर दिया अपने एग्जांपल के नाम पे सिर्फ। सो इंस्पाइट ऑफ द our medical infrastructure was completely exposed, especially thanks to COVID actually। अगर वो ना होता तो शायद से और होता। What was the ratio of GDP of health, health to GDP ratio कितना परसेंटेज था? अराउंड 1.3% वो एक्सपोज हुआ। मेडिकल जो इंफ्रा होता है, मेडिकल इंफ्रा में दो चीज़ें होती है, वन इज हार्ड इंफ्रा, वन इज सॉफ्ट इंफ्रा। हमारे पास दोनों नहीं थे। दिल्ली के कंडीशन तो कितनी खराब थे कि हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग के अंदर उन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह, पूरा एक्सपोजर था यहाँ पे। इंस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि ये ऐसी कंडीशन इंडिया में है, व्हाट इंडिया डिड, एक अखंड कॉन्टिनेंट को सप्लाई किया है। कंट्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कॉन्टिनेंट। कॉन्ट्री, अफ्रीकन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज है? अराउंड 50, अराउंड 50 प्लस माइनस। इमेजिन करो 50 कंट्रीज को वैक्सीन देना, जबकि अपनी हालत इतनी बुरी है। क्यों? अगर आप अफ्रीकन कंट्री को प्रॉपरली देखोगे तो जो अफ्रीका कंट्री से वैसे इक्वेटर निकलता है, ठीक है। अभी वहां पे अगर देखोगे तो इक्वेटर का नीचे का वाला भाग है ये दिस अफ्रीका, ऊपर वाला छोड़ दो, बिकॉज ऊपर वाला जो है वो यूरोप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ट्रेड वगैरह है, तो जो इक्वेटर का ऊपर का जो यूरोप है ना वो मोरलेस डेवलप्ड है। लेकिन इक्वेटर का नीचे का जो अफ्रीका है, सॉरी वो नीचे का जो अफ्रीका है, हाँ, वो बहुत ही एलडीसी में आता है। व्हाट इज एलडीसी बेसिकली? लेस डेवलप्ड कंट्री, जिसका पर कैपिटल इनकम इज लेस देन $45। अभी शायद से बढ़ा दिया होगा उन्होंने। जस्ट इमेजिन दिस, 50 कंट्रीज को बेसिकली, यहाँ से कंसेप्ट कौन सा निकलता है? इंडिया वॉज द पायोनियर ऑफ ब्रिंगिंग दिस कंसेप्ट। किसकी भी आंसर में मुझे ये टर्म नहीं मिला है। एक हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ये वो प्रोग्राम हो गया, बट इट कम्स अंडर दिस, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी लिख सकते हो, ऑपरेशंस लिखो या जो भी है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आप टर्म्स है ना ती डायरेक्टली, वैक्सीन डिप्लोमेसी। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस डिप्लोमेसी जो सो कॉल्ड अपना सॉफ्ट पावर था वो क्या हो गया? इंस्पाइट ऑफ बीइंग सॉफ्ट, व्हाट इट हार्ड, व्हाट इट बिकेम। और ये इट वॉज अ ग्रेजुअल आउटकम। लेकिन ये जो आउटकम था यहां पे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो काफी नाराज थे, जो मिडिल ईस्ट था वो काफी नाराज था, इवन फॉर दैट मैटर यूरोपियन कंट्रीज काफी नाराज है। और ये तो बेसिकली, ये तो इनके तो हमेशा 12 बजते हैं। जस्ट इमेजिन दिस। सो अगर आप ये वर्ल्ड का मैप देखोगे तो मैंने, ये नाराज है, ये नाराज है, ये नाराज है, ये नाराज है, इसको तो कोई गिनता भी नहीं है, ये ठीक है न्यूट्रल है। जस्ट इमेजिन दिस, इसके बीच में एक देश है जिसने हिम्मत दिखाई इन चीजों करने के लिए, उसने हिम्मत दिखाई, वहां से शब्द निकला, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल। अब क्रैडल यहाँ पे टर्म क्यों यूज किया? अफ्रीका वहां पे लार्ज स्केल। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोल रहा हूं कि इमेजिन करो ये ग्राफ है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आपको ये बेसिकली ये ग्रोथ है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, जस्ट इमेजिन दिस,
ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हमेशा, स्टीप। वहां पे जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी था, स्टीप डिक्लाइन हुआ वो। अब डिक्लाइन किस में हुआ, द वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस, या सिंपल लैंग्वेज में द वल्नरेबल सेक्शंस। हे जे शब्द आहे ना सगळे, हे त्याच्यामुळे आलेले आहेत। आप इमेजिन करो ऑल ऑफ अ सडन अगर आपके एक कंट्री का, एक कॉन्टिनेंट का, जो अंडर 5 बोलते हैं हम लोग, IMR MMR वगैरह, अंडर 5, अंडर 9, अंडर 14, अंडर 18, ऑल ऑफ अ सडन कुछ दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ दिनों में अचानक से आपको समझ में आ रहा है एक स्टीप डेथ रेट हो गया, बैलेंस आउट होता है ना, जस्ट इमेजिन दिस। वहां पे इंडिया था, इन स्पाइट ऑफ हैविंग इंटरनेशनल प्रेशर, प्रेशर तो होगा, कॉमन सेंस है। बिकॉज अगर अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो इमेजिन करो अगर होता ना कि एक कंपनी है, कोई एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जो मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, इमेजिन करो दैट इज $100, ठीक है। तो एक कोई कंपनी है ABC, मिनिमम वो कितने में देगा, मिनिमम देगा वो 100 में, नो प्रॉफिट नो लॉस पकड़ लो, टाटा जैसे कंपनी है। कोई दूसरी कंपनी है XYZ, उसने कहा कि नहीं हम लोग कम से कम मिनिमम में 110 में देंगे। फिर आता है कोई, वो बोल रहे कि नहीं मैं दूंगा मिनिमम 70 रुपए में। क्या दिस टू कंपनीज कम्पीट विद दिस? इसलिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, क्या नहीं, इसका नाम क्या है, कंपटीशन। वो क्या करता है, एक टर्म यूज किया है यहां पे, अब ये भी ये भी क्या है, इट इज अंडर एंड ग्लोबल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। कैन एनीवन टेल मी कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली बहुत बताता है कि इतना ये होना चाहिए? मैं आपको हिस्ट्री बोलता हूं, इसके बाद में रूपांतर क्या हो गया, ये लोग क्या बोलते हैं कि जो भी है मार्केट में प्राइसेस, आप एक मिनिमम रखो ताकि वहां पे नुकसान ना हो। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, यहां पे इंडिया ने बोला नहीं, हम लोग जो वैक्सीन देंगे वो अब मैं किसी एक या दो देश को नहीं दे रहा हूं, मैं अखंड एक, अगर आप देखोगे ऐसे कहा जाता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ओशियन थ्रू सेंचुरीज हैज बीन अटलांटिक ओशियन, ठीक है। लेकिन अगर आप मैप में देखोगे, सो दी एंड द सेकंड हैज बीन बेसिकली इंडियन ओशन, पैसिफिक वगैरह बेसिकली बिकॉज ऑफ इज साइज एंड शेप, वो ट्रेड पर्पज से पैसिफिक हेल्थी ओशन नहीं है वो, ठीक है, बहुत बड़ी है ना वो वगैरह, तो इसलिए अगर आप वो कॉन्टिनेंट देखोगे तो उसका पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे अटलांटिक ओशन है, और इस कॉन्टिनेंट का पूरा जो ईस्टर्न कोस्टल पार्ट है वो पूरा इंडियन ओशन है। इंडिया ने इसको पकड़ा है। कल मैं कंसेप्ट, मैंने कल आपको बताया स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक्स, उन्होंने ये पकड़ा, करो मदद, कुछ नहीं होगा। एक तो इमेजिन करो मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट फ्रीबीज दे रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों को वे ऑफ कर रहा है, सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के बर्डन पे वैसे भी बर्डन लोड आ रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, हम लोग एक कंटेंट की मदद कर रहे हैं। दिस वॉज एक्चुअली स्टडीड ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। तब ये जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज हाउ इंडिया वॉज एक्चुअली अप्रिशिएटेड, इंडिया वॉज एक्चुअली कहा गया वो, it's a comment made on an international platform regarding India. It was a thanksgiving statement made by the African president over there. बहुत बड़ी बात है ये,
बहुत बड़ी, यूपीएससी ने उसको पकड़ लिया। अभी हम लोग का थॉट प्रोसेस क्या था, इंडिविजुअल लेवल वगैरह वगैरह। कंटेक्स्ट समझ में आया अभी, समझ में आ रहा है। एक और टॉपिक लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक लीजिए, बाकी का थ्योरी पार्ट जो है आपको बेसिकली वो मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। और एक टॉपिक लीजिए, ड्रीमिंग ऑफ एन इंक्लूसिव कॉमा प्रोग्रेसिव कॉमा सस्टेनेबल इंडिया। ड्रीमिंग ऑफ एन इंक्लूसिव और क्या है, प्रोग्रेसिव। काइंडली मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लासरूम गाइस, है ना। होपलेस में प्यार से बोलता हूँ। इसको लेके मुझे आप प्रॉपरली पूरे एक पेज का, आप मुझे एक, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इधर गिव मी अ स्टोरी, इधर गिव मी एन इंसिडेंस, इधर गिव मी बेसिकली अ नरेशन, या मुझे प्रॉपर एक पैराग्राफ आपके हिसाब से। सर मुझे लगता है मैं ये इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ। चारों में से आपके पास कोई भी चीज़ है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो प्रॉपरली एंड ये कीजिए आप। इंट्रो मत कीजिए, तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ कीजिए। प्रॉपर एक पेज का मुझे लिख के दीजिए। हाँ 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 हाँ, ये नॉट कंपल्स, आप बनाओ खुद से। लेकिन वहाँ पे ना उसको आपको जस्टिफाई भी करना आना चाहिए, हाँ, कि बेसिकली इट्स लाइक जस्टिफाई करना आना चाहिए। अगर मैं क्रिएट भी कर दूँ, मेरे पास कोई फैक्ट्स होना चाहिए। अदरवाइज दस अ डिफरेंस बिटवीन एन इंसिडेंस एंड अ ड्रीम, और समझ में आएगा मुझे। थोड़ा सा खायले पूरा हो चुका ही है, थोड़ा कोशिश करो। ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली आएगा इंसिडेंस में, फिर भी ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट, ये कोई भी आप हिस्टोरिकल वगैरह कोई भी पकड़ लो। जिसको ये टॉपिक का मतलब समझ में नहीं आता है, इसी टॉपिक को मैं रिफ्रेम कर रहा हूँ टू मेक इट मोर सिंपल। जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, आइडिया स्टॉप किए तो समझेगा। तीनों का मतलब एक ही है, बनाइए चलो, बढ़िया ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। आई वॉज वेरी मच क्लियर कि एक पेज का मुझे ये सब चीज़ें दीजिए। इसका मतलब क्या है, इंडिया एक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्चुअली। अगर मुझे इसको सिंपल इसमें बताना है, और मुझे सिंपलिस्टिक मीनिंग क्या है इसका, एकदम सिंपल मीनिंग। ट्रांसलेशन भी अगर आप कर दोगे, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दैट, मेरे सपनों का भारत, कॉमन सेंस है, सिंगल।
सपनों के बारे में आप कब देखोगे, मतलब क्या आपका सोच क्या रहेगा इसमें? वॉट यू ड्रीम टू बिकम, द वन विच यू आर नॉट देयर टूडे, जो नहीं है वो तो आप ड्रीम करोगे. तो व्हाट डज दिस इंटरप्रेट देन? प्रॉब्लम क्या है, हर जगह पे है ना. ये काफी लोगों के पॉइंटर्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ है. टेक्निकली कैन आई हैव अ कास्ट लेस सोसाइटी? इंडिया में तो नहीं हो सकता, क्योंकि यही उसका यूनिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर मैं कहता हूँ कि होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या हो गया? अरे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स का मतलब क्या है? और इंडिया विथ अ इसको मैं आपको बोला, इसके लिए एक स्टोरी बनाई है. मैंने आंसर थोड़ी कहा लिखने के लिए आपको. आई वॉज सो मच क्लियर कि इट्स इधर अ स्टोरी or an incidence or a narration or a context, historical context, social context, whatever it might be. इंडिया कैसे करेगा, फिर जीडीपी को इम्प्रूव करो, ये इम्प्रूव करो. अरे वो मेन बॉडी का पार्ट है. फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. द फर्स्ट पेज इज फॉर द इंट्रो पार्ट. अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, किसको स्टोरी या नरेशन या इंसिडेंट्स वगैरह वगैरह क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कत हुई? थोड़ा सा हल्का सा, हाँ. द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस इज, जो आपके सामने है. हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं क्या? एनसीईआरटी, एवरी एनसीईआरटी, उसका एवरी चैप्टर, उस चैप्टर का एवरी फर्स्ट पेज, बस इसको देखना स्टार्ट करो. छुट्टियां पड़े, फिर मैं एक्स वाई जगह पे गया, हाँ, तो मत में खड्डत पढ़ लो, ऑल द स्टफ. व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली व्हाट? दिस इज मस्ट फॉर इंट्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि यहां से एनसीईआरटी पढ़ो, स्टार्टिंग दो पैराग्राफ वो वही करेगा, फिर वहां से वो शिफ्ट करेगा थर्ड पैराग्राफ में. यही आपको चाहिए एसएस में. स्टार्टिंग के दो पैराग्राफ ये होंगे. और एसए में याद रखना, एसए में आप 120 टू 150 का इंट्रोडक्शन लिखते हो. याद रखना ये बात. जहां पे मैं जीएस में लिटरली 10 मार्कर का ये लिख रहा हूं ना आंसर, वहां पे एसए में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही 1.5 पेजेस का लिखना है. 1.5 पेजेस में कितने शब्द बैठेंगे? तो जस्ट द इंट्रो पार्ट. अगर मैं ऐसे का ब्रेकेज करता हूं, इफ आई एम ब्रेकिंग दी ऐसे, ऐसा इफ आई एम ब्रेकिंग इट ऑन दी कंटेंट पार्ट, तो 25%, 25, 12.5%, 12.5% एंड 75% इंट्रो में जाएगा, मेन बॉडी में जाएगा, कंक्लूजन में जाएगा. 1 से 1.5 पेज का. क्यों? अभी मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज 12.5% ऑफ 1200 शब्द? 12.5% ऑफ 1200 शब्द, वो रेंज होगा ना वो, तो इसलिए वो क्या बोला है. तो अगर सिंपल रूल है, 1 पेज 3 पैराग्राफ्स, पर पैराग्राफ 30 टू 35 वर्ड्स, कितना हो गया एक पेज में? जिसको भी क्लियरली मैं अभी भी कह रहा हूं, जिसको भी इश्यूज आ रहे हैं कि सर इंस्टेंसेस नहीं बन रहे, द बेस्ट बुक्स आर 6th and 7th.
एथ के बाद तो स्टोरी नरेशंस बंद हो जाते हैं। पढ़िए उसको, मैं अभी भी कह रहा हूँ पढ़िए उसको, क्योंकि आप अगर आप टॉपर से ये बात करोगे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं जब प्रैक्टिस करता था, ये स्टोरीज नरेशंस वगैरह अपने बस की बात नहीं है। सिंपल सी बात है। सो बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट वाज आई वाज बेसिकली, मुझे बताया गया था कि सीधा एनसीईआरटी लीजिए 6 और 7 की, हर एक चैप्टर का जो फर्स्ट पेज होता है स्टोरी वगैरह बढ़िया सा, जस्ट सी द फ्लो ओवर दैट। वहां मैं ये नरेशन, इंसिडेंसेस, कंटेक्स्ट, स्टोरीज क्यों बता रहा हूं? बिकॉज ये आप जब बताओगे तो आप कहां ना कहां वहां पे एक क्यूरियोसिटी को क्रिएट करते हो, एंड देन दैट क्यूरियोसिटी क्रिएट्स व्हाट? इंटरेस्ट टू व्हाट? एक बार वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, क्यूरियोसिटी क्रिएट हुआ, तो इसका मतलब आपने क्या क्रिएट किया यहां पे? अभी आपको सिर्फ क्या करना है उसको, हाँ राजा, मोर और लेस, more or less. The best ratio, best is basically go for this pattern only. See, ultimately, tone of the question, कुठल्या टोन मध्ये विचारला आहे तो, नंबर वन. आणि बघ कुठला डायरेक्ट टिक असो काय, अल्टिमेटली इट इज कमिंग टू वेअर. अगर आपको लीड चाहिए, आपको पुटिंग को इंटरचेंज करना पड़ेगा प्लेइंग के साथ. इसके लिए चाहिए स्किल, जो किसके पास भी इनबिल्ट नहीं होती है. नो, यूपीएससी की तो स्किल इनबिल्ट नहीं होती है, वो तो लिखने से ही होगी. कैसे आप लिखोगे? हाउ? व्हेन यूर थिंकिंग. मुझे पता है क्या लिखना है. व्हाट इज इंट्रोडक्शन बेसिकली? इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन क्या है? इंट्रो में क्या होता है बताइए टेक्निकली, अगर मुझे सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताना हो. सिंपल मतलब एकदम सिंपल. हम्म. इन इंट्रो यू आर गोइंग टू टेल देम, आप उसमें क्या बताओगे? यू आर टेलिंग देम व्हाट यू आर सपोज टू राइट. मेन में क्या लिखोगे? यू विल बी राइटिंग व्हाट आई एम राइटिंग. अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे? जो मैंने ऊपर लिखा है उसके बाद मैं अपना कंक्लूड करना चाहता हूँ. इसमें सबसे मेन क्या है? इंट्रो वाला पार्ट. वहां पे अपने गड़बड़ कर दिया, बिलीव मी दैट इज ब्रोक डाउन नाउ. बिकॉज कहते हैं एटलीस्ट दिस अप्लाइज टू यूपीएससी, दे योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. एंड योर आंसर शीट का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा? दिस स्टार्टिंग 1-2 आंसर्स ऑफ योर आंसर शीट. अगर मैं यहीं पे बोलता हूँ बेसिकली, जस्ट इमेजिन दिस, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ, कल का क्वेश्चन पकड़ लो, अर्बनाइजेशन. मेन बॉडी में मुझे बता, मेन बॉडी में पेस्टल अप्रोच कौन यूज नहीं करेगा यहाँ पे? आप ट्विस्ट कहाँ पे, कहाँ ना कंक्लूजन में मैच होगा आपका हल्का सा यहाँ पे, क्योंकि जिसने मेन बॉडी में लिखा तो उसको पता है मुझे क्या कंक्लूड करना है. थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एवरीवन.